गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। आज का हम हिंदू एडिटोरियल का एक पार्ट देख लेते हैं, वो है द इलेक्शन ऑटोनॉमी इन दी क्रॉस हेयर्स। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर शुरू से ही पंगेबाजी रही है भाई, कि भाई कौन इसको अपॉइंट करेगा। देखो भाई, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो चुनाव कराएगा, है ना। चुनाव उसको कराने हैं, सब कुछ उसको कराना है, और जिसके हाथ में इसकी पकड़ होगी तो उसकी सरकार आएगी। तो शुरू से ऐसा रहा है, जो भी रूलिंग पार्टी रही है वो हमेशा कोशिश करती है कि इसके ऊपर जो है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है, हम किसी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर लें। ठीक। तो अभी इसी में, इसी के दौरान, इसी के चक्कर में ये हो रखा है कि ये क्लैश हो रखी है, बिल्कुल लड़ाई हो रखी है, घमासान हो रखी है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके सरकार और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, अब हम जानते हैं है क्या बैकग्राउंड, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भी देखो, रिसेंटली अभी हुआ है इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन। पॉइंट ऑफ कंटेंशन का मतलब लड़ाई का एक मुख्य केंद्र हो चुका है सरकार और जुडिशरी के बीच में, है ना। अब हो ये रहा है कि किस तरह से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट होंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम पहले जानते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन क्या है। देखो, शुरू में अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो थे इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक सीईसी ही हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था। अभी आज के ज़माने की बात करोगे तो इसके पास एक सीईसी होता है और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पहली बार जो था 2 एडिशनल इलेक्शन कमीशन जो थे, एडिशनल कमिश्नर्स जो थे, वो कब ऐड हुए थे, जल्दी सोच के बताओ। 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में वो जो थे अपॉइंट हुए थे। लेकिन उनका बहुत ही कम टेन्योर था, उनका टेन्योर लगभग 6 जनवरी तक 1990 तक ही था। फिर बाद में हुआ ये कि 1 अक्टूबर 1993 में 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए। तो इसकी वजह से जो मल्टी मेंबर कमीशन की ऑपरेशन जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है ना। अब हम सोचते हैं, अब हम एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि है क्या। देखो भाई, सबसे पहली बात है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमिश्नर को भी। ठीक है, पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, दूसरा है इनका टेन्योर। भाई जल्दी से बताओ टेन्योर क्या है ना। टेन्योर क्या है जो भाई, टेन्योर कितना है बताओ। इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर होता है 6 साल का, 6 ईयर्स या फिर अप टू 65। जब तक वो 65 ईयर्स के होंगे तब तक उनका टेन्योर रहेगा। जो भी पहले हो जाएगा, अगर 65 एज के वो पहले हो गए तो, या फिर 6 साल पहले हो गए तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इनका जो है सैलरी है, पर्क्स है, स्टेटस जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा कौन, उसको हटाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही हटा सकता है, किसके थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक है, इम्पीचमेंट के थ्रू। भले वो रिज़ाइन कभी भी दे सकते हैं, हाँ भाई सर रिज़ाइन दे सकते हैं वो, हाँ भाई रिज़ाइन तो दे ही सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को अगर आपको हटाना है तो आपको पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही होगा, प्रेसिडेंट कहेगा तो ही वो हटेंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं हुआ क्या है। तो भाई 2 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होने चाहिए, है ना। अब कौन सी कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी के इन्होंने जिक्र किया था कि भाई एक कमेटी की एडवाइस में, प्रेसिडेंट खुद से तो करता नहीं है ना, तो कमेटी की एडवाइस पे वो अपॉइंट किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा जो लोकसभा में है, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी अभी एट प्रेजेंट जो है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, इनके द्वारा जो है वो अपॉइंट करे जाएंगे। ये तो कहा। तो इस जजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बात तो ये है कि भाई देखो, ये 5 जज की बेंच थी, 5 जज की बेंच थी। ये बहुत ही ज़रूरी डिसीजन है। इससे क्या है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का बेस बहुत अच्छा हो चुका है। और किस बेस पे, कौन सी पावर, कौन से संविधान का वो एक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेरोगेटिव देता है कि वो कर सकता है, वो है आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324। तो पार्ट 5 कहाँ दे रखा है, ये पार्ट 15 में दे रखा है। देखो पार्ट 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दे रखा है, इसमें आर्टिकल 324 दे रखा है कि कोई भी पावर जो कि एसडीसी से याद रख लो, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल, चुनाव कराने की पार्लियामेंट में, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, स्टेट के लेजिस्लेचर्स में, प्रेसिडेंट का चुनाव हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव कराता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 324 में ये पावर दे रखी है कि वो एसडीसी ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक, और आर्टिकल 325 में क्या दे रखा है, कोई भी पर्सन जो हो वो इन एलिजिबल नहीं होगा
किस इन आधारों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, किस चीज़ के लिए, इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए। मतलब आप धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स के बेस पे आप किसी को इलेक्टोरल रोल पे शामिल होने से मना नहीं कर सकते, आर्टिकल 325 में दे रखा है। फिर आर्टिकल 326 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 326 में दे रखा है कि भाई जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट्स की है उनके चुनाव के बारे में आर्टिकल 326 में दे रखा है। ठीक है। फिर आर्टिकल 327 में भी दे रखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर्स की इलेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ संविधान ला सकते हैं। ठीक। फिर आर्टिकल 328 में क्या दे रखा है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक, स्टेट की पावर। और 329 है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये सबसे ज़रूरी है कि इलेक्टोरल चुनावी संबंधित मैटर्स में जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, आर्टिकल 329 में दे रखा है। तो फिर देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, 3 मेंबर की कमेटी होगी, मोदी होगा, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट लेकर आई एक नया कानून राज्यसभा में 10 अगस्त को। ठीक है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी की कंपोजिशन ही बदल दी जाएगी भाई। इसमें होगा क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के कौन आ जाएगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएगा। मतलब एक तरह से मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। भाई देखो अभी तक क्या हो रखा है, एक रूलिंग पार्टी का है, एक जज का है, एक सुप्रीम कोर्ट का है, और एक जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कभी भी इसको रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई इस पोजीशन में कम से कम हम जो है अपना भर लें। तो इसकी वजह से वो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई बैलेंस ऑफ पावर आ पाए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई देखो हम चाह रहे हैं कि एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस में बहुत ही बैलेंस्ड प्रोसेस आए, जिसकी वजह से हम अपॉइंटमेंट कर पाएँ टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स का। ठीक, जल्दी से देखते हैं दूसरा क्या है भाई। तो गवर्नमेंट बेसिकली चाह क्या रही है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का पूरी तरह से कोशिश यही है कि हम जो है इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो हो थोड़ी सी और बैलेंस तरीके से हो, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं, है ना, ये दिखला रहा है भाई किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन की पावर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और लेकिन बहुत ज़रूरी है, देखो भाई इलेक्शन कमीशन अच्छा होगा तो फेयर इलेक्शंस होंगे, है ना, बार बार ये शब्द आएगा, है ना। और अभी तक की एक्सपीरियंस और रिसर्च ये दिखलाता है कि ऐसी अथॉरिटेरियन टेंडेंसी मतलब जो सब कुछ कंट्रोल में कर ले, है ना, ये हमेशा कोशिश करती हैं। देखो इनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप जो भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज होती हैं उनमें वो कोशिश हमेशा ये करते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो कर्व कर लें, अपनी पकड़ में ले आएँ, मुट्ठी में ले आएँ। कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी को हटा दो, नहीं, हमेशा ये रहेगा कि अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करेंगे, चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से। तो इस केस में भी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ जाए उसके पास अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जिसकी वजह से इम्पैक्ट किसके ऊपर हो सकता है, इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो हम जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डिबेट क्या रहा है हमेशा से भाई, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज़ कोई नई नहीं है बेसिकली, है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। शुरू में भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट होते थे उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला डिस्कशन चलता था, है ना। इनिशियल सजेशंस इसमें ये आए थे कि भाई 2/3 मेजॉरिटी जो होगी, कन्फर्मेशन आपको चाहिए होगी दोनों सदनों की, पार्लियामेंट की, तब जाके जो है सीईसी अपॉइंटमेंट होगी। भाई अगर आपको सीईसी अपॉइंट करना है तो दोनों पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के, उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी आपको लानी पड़ेगी। लेकिन वो बदल के इन दी एंड जो था वो पावर जो है पार्लियामेंट के पास ही वेस्ट कर दी कि आप जो है ऐसे कानून बनाओ जिससे कि अपॉइंटमेंट हो। फिर अलग अलग कमेटी आई। अब अलग अलग कमेटी में आप देखोगे ये है वीएम टारकुंडे साहब, है ना, और ये हैं दिनेश गोस्वामी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। तो वीएम टारकुंडे कमेटी आई 1975 में और दिनेश गोस्वामी कमेटी आई 1990s में। और सबने सुन रखा है सेकंड आर्क की रिपोर्ट आई थी 2009 में। ठीक है। तो वीएम टारकुंडे कमेटी आई 1975 में, दिनेश गोस्वामी कमेटी आई, इन्होंने भी बहुत सारे प्रपोजल रखे किस तरह से हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस को हम ला सकते हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, वीएम टारकुंडे और दिनेश गोस्वामी। तो इन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई एक कोलेजियम बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। कोलेजियम बेस्ड सिस्टम की रिकमेंडेशन गई थी किसके लिए, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स के लिए, है ना। अब इसमें ये कोशिश कर रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट लेकर आओ लेकिन कोलेजियम बेस्ड होनी चाहिए, इट शुड बी कोलेजियम बेस्ड। इनका वो ये चाह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो हो कम से कम हो,
ताकि एक बहुत ही डाइवर्स और इम्पार्शियल सिलेक्शन को हम प्रमोट कर पाएँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। तो सजेशन क्या था भाई 7 मेंबर कमेटी का, ये 7 मेंबर कमेटी की क्या सजेशन था। 2006 में एक बीबी टंडन आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे बीबी टंडन, इन्होंने 7 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन दी 2006 में। कैसे इन्होंने कहा जो कमेटी होगी इसमें कौन कौन होगा चुनने के लिए। प्राइम मिनिस्टर होगा, देखो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसको बताने के लिए, प्रेसिडेंट यहाँ बैठा है उसको बताने के लिए 7 मेंबर होंगे, ये बीबी टंडन ने कहा था। इन्होंने कहा था कि भाई देखो प्राइम मिनिस्टर होगा एक, है ना, एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। देखो सिंपल से, इसमें ये रटने वाली कोई बात ही नहीं है ना, आप सिंपल से याद रखो, प्राइम मिनिस्टर के सामने कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। फिर आप लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर के सामने कौन होता है, राज्यसभा में कौन होता है, डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है। तो इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा बहुत याद रख सकते हैं, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन होती है राज्यसभा, है ना। और एक ऑब्वियस सी बात है, कानून से रिलेटेड है तो एक लॉ मिनिस्टर होगा ही होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, लोकसभा का स्पीकर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन किसमें, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, लॉ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छी कमेटी की रिकमेंडेशन दी थी। तो बीजेपी की पर्सपेक्टिव क्या आई, बीजेपी की पर्सपेक्टिव ने देखो भाई सबसे पहले तो इस नोशन को सपोर्ट किया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव कॉलेजियन होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। और बीजेपी ने तब जब ये आई थी तब एम्फसाइज़ किया था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉलेजियम में आप इंक्लूड करो, ताकि इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस की वैल्यूज़ जो हों इलेक्शन कमीशन में हम ला पाएँ। बट हुआ क्या, अभी तो कुछ और हो रहा है ना। बस ऐसे ही होता है, जब पार्टीज बदलती हैं उनको बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज़ देखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अब क्या चाह रही थी, बेसिकली इंडिपेंडेंस वो इसलिए चाह रहे थे ताकि भाई इलेक्शन कमीशन जो हो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से स्वतंत्र रहे और अपने डिसीजन जो हो अच्छे खुद से ले पाए। फिर LK आडवाणी जी जो आए थे 2012 में, बहुत ही सीनियर बीजेपी लीडर थे और फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना, हम सबको पता, होम मिनिस्टर भी थे। तो कॉलेजियम का इन्होंने सजेस्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर जो हो उसकी चेयरपर्सन हो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो लोकसभा का और राज्यसभा का। तो आडवाणी जी ने ये कहा कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर चेयरपर्सन हो, साथ में आपका लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का और राज्यसभा का हो, प्लस आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्लस आपका मिनिस्टर हो, मैंने बताया लॉ मिनिस्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आडवाणी जी ने आर्ग्यू किया था कि भाई जो करंट सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है ECI मेंबर्स को सोनली बेस्ड ऑन दी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस, इसमें पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से इन्होंने ये अपॉइंटमेंट लेकर आए थे, ये चीज़ इन्होंने रखी थी सामने, प्रस्ताव रखा था। तो कंसेंसस ये निकला था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज जो है अपॉइंट जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, वो होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के पार्ट होना चाहिए, है ना। और ऐसा कोई भी कहीं पे भी सजेशन अभी तक नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप रिप्लेस करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आप ले आओ, ऐसा कहीं भी प्रस्ताव कभी नहीं रहा है। सबसे ज़रूरी देखने वाली बात ये है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने आपको पता है ना कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके अब वो कह रहे हैं कि भाई यूनियन मिनिस्टर आ जाए कोई भी, है ना। अब इसका रिफॉर्म क्या है, देखो भाई इलेक्शन कमीशन की आप जब भी क्रेडिबिलिटी की बात करोगे, ठीक है, आप जब भी क्रेडिबिलिटी की बात करोगे तो आप UII की आप बात ज़रूर करोगे। UII मतलब अनबाइस्ड, किसी के साथ बाइस नहीं होगा, इम्पार्शल, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं दिखाएगा और हमेशा आज़ाद रहेगा, है ना। तो इस और दूसरा, हमेशा हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करनी है कि भाई हम हमेशा कोशिश करनी है कि उसका किसी भी तरह के ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो रूलिंग पार्टी का, और इलेक्शन जो भी हो, चुनाव जो भी हो, वो बहुत ही फेयर हो, ठीक है। ये हमें हमेशा बात करनी है जब भी हम इलेक्शन कमीशन के बारे में या फिर डेमोक्रेसी के बारे में, चुनावों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। तो भाई देखो, शिफ्ट इन बीजेपी पोजीशन, अब क्या है, बीजेपी ने अब जो है अपनी पोजीशन बदल दी है ना। अब वो चाह रही है कि भाई इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंट्रोल हो, मैंने बताया भी है ना। अभी तो नया बिल जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो पुरानी गवर्नमेंट की पोजीशन हुआ करती थी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से, किस में, सिलेक्शन कमेटी में। इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इससे और क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक और जो नेचर है इलेक्शन कमीशन का, इम्पार्शियल नेचर जो है ये कमज़ोर हो जाएगा, हो सकता है ना। तो हेल्ड इन हाई रिगार्ड, ये इसमें दे रखा है आर्टिकल में,
तो रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे भाई, इलेक्शन कमीशन की एक जब भी हम दिमाग में आता है तो हमें हमारे दिमाग में हमेशा एक वर्ड, 3 वर्ड आते हैं, RRT, रट्टा। रिलायबल है, बहुत ही रिलायबल है। बार रिलायबल मतलब एक ही बार करने पे एक ही रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और ट्रस्टवर्दी है, भरोसेमंद है ना। तो ये RRT तो इलेक्शन कमीशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो 900 मिलियन वोटर्स को संभालता है और 11 मिलियन पर्सनल्स की वर्कफोर्स को भी ये संभालता है, खासकर ऐसी सिचुएशन में भी जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, हमारे पास पैसे नहीं हो, तब भी ये बहुत ही अच्छे चुनाव करा पाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो यही एबिलिटी है जिसमें वो चुनाव करा पाते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप में भी और इनइक्वालिटीज़ में भी, यही दिखलाते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कितना इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। लेकिन अब चैलेंजेस आ चुके हैं उसकी ऑटोनॉमी को लेके, है ना, क्योंकि भाई जो बार बार ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही लीनियंट है रूलिंग पार्टी के लिए या फिर उसके आइडियोलॉजीज़ के लिए। किन चीज़ों को देख के देखा जाता है भाई, इलेक्शन टाइमिंग के बेस पे देखा जाता है कि कब उनके हिसाब से रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से वो इलेक्शन की टाइमिंग डिसाइड करते हैं, या फिर इलेक्टोरल स्पीचेस के ऊपर कोई वो ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, है ना, और या फिर डिविजिव प्रोपेगेंडा कोई फैला रहा है तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इलेक्टोरल रोल के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बहुत सारे मिसकंडक्ट हैं, तो ये थोड़ी बहुत आप कमियां जो हैं वो थोड़ी सी आप लिख सकते हो। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि भाई फेवरेटिज्म जो है रूलिंग पार्टी की ओर हो रहा है, ECI की ऑटोनॉमी के ऊपर ये दिखाता है कि शायद इतना ऑटोनॉमस नहीं है ये। इन चीज़ों से थोड़ा सा शक पैदा होता है। तो इंडिपेंडेंस की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ही ज़रूरत है क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता रहे। तो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक फेयर और अनबायस्ड इलेक्शन हमारे हो, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। आप वर्ड याद रखो, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ECI की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी या फिर उसके एक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस आएगा, कोई ना कोई राजनीति इसमें करेगा, तो इसकी वजह से 2 चीज़ के असर पड़ता है। मैंने बताया क्रेडिबिलिटी के से रिलेटेड वर्ड थे UII, है ना, और पब्लिक फेथ, लोगों का भरोसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो मतलब बेसिकली भाई सारी बात यही है कि हमें इलेक्शन कमीशन को जो है उसकी ऑटोनॉमी जो हो और जो लोगों का भरोसा है उसकी इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर हम मेंटेन रखें। तो मेन है पब्लिक ट्रस्ट, गवर्नेंस, है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें कम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, है ना। अब क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। रिकमेंडेशन क्या थी भाई VM तारकुंडे कमेटी की चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए? तो पहला पॉइंट है कि भाई टू कीप द अपॉइंटमेंट प्रोसेस सोली इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो इसमें वर्ड आ रहा है सोली। टू फॉर्म अ कमेटी इंक्लूडिंग द PM एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट। टू अलाउ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट टू अपॉइंट ECs विदाउट एनी ओवरसाइट। टू हैव द अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जल्दी सोच के बताओ क्या आंसर है इसका। ऑब्वियस ही बात है, आपने सही सोचा। टू फॉर्म अ कमेटी, एक कमेटी बना दो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट, तो वाई वाज द परसेप्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन बायस कंसर्निंग। भाई अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाएगा तो इससे हमें क्या दिक्कत है? पहला है इट एरोडेड द ऑटोनॉमी ऑफ द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटिंग इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। इट थ्रेटन्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द PM ऑफिस। इट वीकन द पीपल ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियलिटी, UII मैंने बताया था, है ना। इट अंडरमाइन द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो आंसर क्या है? यस, बिल्कुल सही सोचे, वीकन द पीपल ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल्दी से हम नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट वाज द LK आडवाणीज प्रपोजल फॉर फॉर्मिंग अ कॉलेजियम बनाने की बात करी थी, है ना, जिसमें CEC होगा और EC होगा। द CEC शुड बी सिलेक्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Prime Minister should have sole authority in selecting the CEC. The CEC should be chosen by President without any advisory committee. The collegium should include CGI, Prime Minister and the Law Minister. तो बताओ जल्दी से। यस, बिल्कुल सही सोचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और मैंने बताया था लॉ मिनिस्टर तो होता ही है। तो ये आपका जो था बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था और इससे हमें बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगता है कि आपके बहुत ही क्लियर हुए होंगे और अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं, है ना। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करते रहेंगे हर हाल में। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिवाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन कंसिडर्ड क्रूशियल क्यों है? भाई हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ECI की ऑटोनॉमी होना ज़रूरी क्यों है? पहला, इट इंश्योर्स दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल मैटर्स।
It strengthens the power of the president in making appointment. It guarantees free and fair elections and maintain public trust. It prevents Chief Justice of India from interfering in election procedures. आंसर हम सबको पता है, इट गारंटीज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करता है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू। आप जो है मन लगा के पढ़ते रहिए, ज़ोर लगा के पढ़ते रहिए। अगर हम रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी होता रहेगा और हो जाएगा। ठीक, चलो टाटा, बाय बाय।